जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आज 9 वाली क्लास दोस्तों अपनी स्टार्ट हो चुकी है। तो जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें। और गणतंत्र दिवस की सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, ठीक है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से आपको जुड़ना है तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। और जिनको भी एडमिशन लेना है, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। 1500 में 12 महीने हिंदी साहित्य को आप 1500 में 12 महीने पढ़ सकते। अभी 1500 में 12 महीने था और आज का ऑफर है 1200 में 12 महीने, ठीक है। टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर, केबीएस, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी वाले साथी, जितने भी हमारे साथी हैं वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, आज से अपनी ये क्लास 9 वाली स्टार्ट हो चुकी है। सभी साथी आ जाएं और दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपने यहां तक पढ़ लिया था कंस वध ये किसकी अपूर्ण रचना है। कंस वध किसकी अपूर्ण रचना है? भारतेंदु जी की है, राधा कृष्ण दास की है, अंबिका दत्त व्यास की है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको कमेंट में लिखना है, जल्दी से बताइए और एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। बताएं, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। कंस वध किसकी अपूर्ण रचना मानी जाती है? ये बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। बताओ, कंस वध सभी को बताना है। एक बार शेयर कर दो दोस्तों अपने इस सेशन के लिए। और आपने बिल्कुल सही आंसर का चयन किया है कि सर कंस वध अगर आप पूछ रहे हो तो ये अपूर्ण रचना है अंबिका दत्त व्यास की। अंबिका दत्त व्यास यानी कि आप सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस से अगर आप जुड़ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है, आज का ऑफर है, बड़ा ऑफर है। 1200 में 12 महीने हिंदी साहित्य को 1200 में 12 महीने आप पढ़ सकते हो। अब यहां पर आ जाते हैं। यहां पर आता है दोस्तों मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? मिश्र बंधु विनोद बताएं, 4 भागों में, 5 भागों में, 3 भागों में, या फिर 2 भागों में? मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए रिंकू राय जी। और मिश्र बंधु विनोद एक दोस्तों इन्होंने हिंदी नवरत्न की रचना भी की थी। कब की थी? 1910 में हिंदी नवरत्न की रचना की थी। अब मिश्र बंधु विनोद की बात करें तो मिश्र बंधु विनोद आपको याद रख लेना कि मिश्र बंधु विनोद ये जो है 4 भागों में प्रकाशित है। कितने भागों में प्रकाशित है? 4 भागों में, ठीक है। इसके 1913 में इसके 3 भाग प्रकाशित हुए, फिर 1934 में इसका 4था भाग प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो 1913 में 3 भाग, 1934 में 4था भाग, 4 भागों में प्रकाशित है। और 5 कालखंडों में दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने बांटा, जिनमें प्रथम काल यानी कि आदि काल को इन्होंने आरंभिक काल नाम दिया। आरंभिक काल, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। और उसके बाद दोस्तों मिश्र बंधुओं ने रीति काल को क्या नाम दिया, ये आपको बताना है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 खंडों में बांटा। अगर 5 खंड किसी को पता है कौन कौन से खंड हैं तो आपको जल्दी से बताना है। जल्दी से बताइए फटाक से। इन्होंने रीति काल को क्या नाम दिया, ये क्वेश्चन आपको बताना है। बताइए। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। उसके बाद यहां पर अपन बात करेंगे जल्दी से, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? आपको जल्दी से कमेंट में लिखना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। ऑफर आ गया है 1200 में 12 महीने, केवल आज रात्रि 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा, ठीक है। तो जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है बताएं फटाक से। एक बार कमेंट में जल्दी से बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। गंगा लहरी इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। रत्नाकर हैं, केशवदास हैं, चिंतामणि हैं, या फिर त्रिलोचन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो आपको पता है कि ये जो गंगा लहरी है, ये जो मूल रचना किसकी है? रत्नाकर की है।
ठीक है। गंगा लहरी नाम से इसका अनुवाद किया था दोस्तों किसने? पद्माकर ने। पद्माकर ने भी इसका अनुवाद किया, ठीक है, गंगा लहरी नाम से। और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी इसका अनुवाद किया था गंगा लहरी नाम से। तो गंगा लहरी नाम से रत्नाकर ने, गंगा लहरी नाम से पद्माकर ने, गंगा लहरी नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी इसका अनुवाद किया था। तो गंगा लहरी अपन को याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर बताना नागरी प्रचारणी पत्रिका कब प्रकाशित हुई, पत्रिका के बारे में बताना है। एक तो नागरी प्रचारणी सभा, दूसरा नागरी प्रचारणी पत्रिका। अब आपको जल्दी से उत्तर बताना है, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, पत्रिका का बताइए। लाइक कर दीजिए सभी साथी, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाइए। और दोस्तों जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है सभी साथी कोर्स में एडमिशन ले लें। नागरी प्रचारणी पत्रिका कब प्रकाशित हुई, ये आपका क्वेश्चन है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये पत्रिका कब प्रकाशित हुई। तो आपने बताया है, देखते हैं कौन कौन। 1893 बता रहे कुछ लोग, संध्या गुप्ता जी और रेखा जी 1893, मोनिका जी, बहुत सारे लोग 1893 बता रहे, लेकिन 1893 गलत है। देखो लाइन से बता रहा है, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा पढ़ो। जिन लोगों ने पढ़ा है, पेड क्लास में पढ़ा है, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सर 1896 में ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी। आपका उत्तर है बी नंबर। ये नागरी प्रचारणी पत्रिका की बात आई तो नागरी प्रचारणी पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1896 में, ठीक है। और नागरी प्रचारणी सभा की अगर बात करें तो नागरी प्रचारणी सभा यहां पर अगर सभा होता नागरी प्रचारणी सभा, तो ये दोस्तों 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। आप कंफ्यूज हो गए, आपने समझा कि नागरी प्रचारणी सभा की बात कर रहे हैं, लेकिन नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में, नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना दोस्तों नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 में प्रकाशित हुई, ठीक है। बहुत बढ़िया, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बताइए। प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? मायाराम यादव जी। एक बार शेयर कर दो अपने मित्रों तक। और जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना बिल्कुल भी देरी ना करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और संपर्क करें, नीचे नंबर भी दिया गया आपके लिए। प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? नंद दुलारे वाजपेयी ने, मुक्ति बोध ने, मुकुटधर पांडे ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बताओ प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये क्वेश्चन है आपके लिए। और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा कि सर प्रयोगवाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। नंद दुलारे वाजपेयी आपका राइट आंसर है, ठीक है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं तो आप क्या लगाओगे कि सर प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते कौन? अज्ञे जी। अज्ञे जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। नंद दुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग। सन भी बताते जाइए। प्रगतिवाद का जो काल माना जाता है वो क्या माना जाता है? प्रगतिवाद का काल क्या माना जाता है ये भी आपको बताना है। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग लाइक जरूर कर दो, एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो। 1200 में 12 महीने का ऑफर है। हिंदी साहित्य पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से ट्रिकी तरीके से याद कर सकते हो, डाउट्स वाले प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करते हुए पढ़ सकते हो। तो यहां पर प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये क्वेश्चन आ गया है आपसे, तो आप क्या बताओगे? क्या होगा आपका राइट आंसर? प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये क्वेश्चन आ गया है आपका। और आपका उत्तर यहां पर क्या होगा? प्रगतिवाद शब्द का, प्रगतिवाद शब्द की बात आएगी तो आपका उत्तर होगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। मुक्तिबोध आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मुक्तिबोध ने। और आपसे पूछा जाता है कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है, तो प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ये प्रगतिवाद के प्रवर्तक है, नंद दुलारे वाजपेयी। और प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया था किसने? मुक्तिबोध को। अब मुक्तिबोध का जैसे ही नाम आया है तो आपको बताना है
कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? बताओ किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? देखते हैं कौन कौन इसमें सफल होता है इस क्वेश्चन में। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। मुकुटधर पांडे ने स्वच्छंदतावाद छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी दोस्तों आपको इनको याद रख लेना, 1907 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पर डे 2 क्लासें आपकी लाइव होती हैं पेड क्लासों वालों की दोस्तों, और प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपको बताना है, तब आपका राइट आंसर है कि सर ये मुक्तिबोध। और दोस्तों आपको पता है कि जो मुक्तिबोध है ये तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। तार सप्तक के कवि माने जाते हैं नैमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। ठीक है, नैमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। उसके बाद नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बताओ। नंद दुलारे वाजपेयी, अज्ञे, मुकुटधर पांडे? जल्दी से आपको बताना है, जल्दी बताइए। कोर्स में 2 क्लासें चलती हैं निशा यादव जी, 2 क्लासें चलती हैं कोर्स में। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये क्वेश्चन है आपका। नंद दुलारे वाजपेयी, अज्ञे, मुकुटधर पांडे और हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आपका राइट आंसर इसमें बताना है, चयन करना है। एक बार सीधे सीधे जल्दी से आ जाओ और लाइक जल्दी से कर दो फटाफट से। क्लास रोज रात्रि 9 बजे आपके लिए उपस्थित करवाई जाती है दोस्तों। लाइव क्लास होती है रात्रि 10 बजे भी, एग्जाम पार में चलती है क्लास, वो भी आप लोग देखिएगा। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपने लगा दिया अज्ञे। अज्ञे की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था 1911 में, अज्ञे। ठीक है, इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। इन्हें कठिन गद्य का प्रेत, ये क्वेश्चन आता है कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है अज्ञे को। ठीक है, ये भी याद रख लेना आपको। और बात करें मुकुटधर पांडे की तो इनका जन्म हुआ था 1895 में, 1895 में जन्म हुआ था मुकुटधर पांडे जी का। इनको भी अपन को याद करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका आता है कि अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? अच्छा क्वेश्चन है। अलंकारों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? अलंकारों की जब भी बात आती है दोस्तों तो अलंकारों की संख्या 4 मानी। किसने मानी? 4, भरत मुनि ने। यहां पर भरत मुनि लगा दो, भरत मुनि ने 4 मानी। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का वर्णन किया गया, जो कि टीजीटी एग्जाम में पिछली साल पूछा गया था कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन है, तो 105 अलंकारों का। ठीक है, भरत मुनि ने कितने अलंकारों को बात की है? तो 4 अलंकारों की बात की है। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है? तो आपका उत्तर यहां पर क्या होने वाला है? बताओ। रुद्रट ने किया, मुकुटधर पांडे ने, या फिर आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है। बहुत बढ़िया, बी नंबर आपका सही है, रुद्रट आपका राइट आंसर है। ठीक है, अलंकारों का सबसे पहले वर्गीकरण जो किया है वो किसने किया है? रुद्रट, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, जबकि अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामह। औचित्य पर सर्वप्रथम विचार करने वाले आचार्य कौन हैं? औचित्य पर सबसे पहले विचार करने वाले आचार्य कौन है? भरत मुनि, रुद्रट, वामन या फिर भट्ट लोलट। औचित्य पर सबसे पहले विचार करने वाले आचार्य कौन है? मैंने कई बार बताया है आपको कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते क्षेमेंद्र। औचित्य काय में है? क्षमा करने में औचित्य है। कोई भी चीज हो जाती है, गलती हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो औचित्य काय में क्षमा करने में औचित्य है। ठीक है, अपन ने कई बार पढ़ा है, कोई भी गलती होती है क्षमा कर दो। ठीक है, क्षमा करने में औचित्य है, उत्तम क्षमा मांग लो। ठीक है, औचित्य पर सर्वप्रथम विचार करने वाले जो आचार्य हैं वो आचार्य कौन है? तब आपका उत्तर है कि सर वो है कौन? भरत मुनि। भरत मुनि ने सबसे पहले औचित्य पर विचार किया और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? क्षेमेंद्र। कौन माने जाते हैं? क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, क्या लगाओगे? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक तो क्षेमेंद्र माने जाते हैं। ठीक है, क्षेमेंद्र याद रखोगे। वक्रोक्ति संप्रदाय
का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सॉरी, वक्रोक्ति संप्रदाय का नहीं, वक्रोक्ति का बताना है, वक्रोक्ति का। जबकि एक क्वेश्चन आता है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बताओ वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। और जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना, अच्छा मौका है, 1200 में 12 महीने का, इसके बाद आपको यही कोर्स मिलने वाला है 1500 का, ठीक है। तो बहुत अच्छा है आपके लिए। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, एक क्वेश्चन आ गया है, तो जल्दी से कमेंट में लिख दो एक बार, और लाइक और शेयर भी कर दो जल्दी से बताओ। बिल्कुल, केबीएस पीजीटी की तैयारी भी इसमें, हिंदी साहित्य जिसमें भी पूछा जाता है आपका, ये केबीएस में पीजीटी, केबीएस, पीजीटी, टीजीटी होता है हिंदी साहित्य के लिए, उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वक्रोक्ति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा। जबकि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते, कुंतक माने जाते, कुंतक। क्योंकि मैंने आपको याद करवाया था कि मैं जो वक्र रहा हूं वो आपके कान तक जा रहा है, मैं वक्र रहा हूं आपके कान तक जा रहा है, तो वक्र से वक्रोक्ति संप्रदाय, कान तक से कुंतक, ठीक है। तो वक्रोक्ति का सर्वप्रथम जो दोस्तों प्रयोग किया था, वो किया था किसने, भामह ने किया। डी नंबर आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। जबकि भामह जो है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, वामन जो है ये दोस्तों रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। भरत मुनि जो है ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपका उत्तर हो गया यहां पर भामह, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद यहां पर आते भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है, भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है, ये क्वेश्चन आपका आ गया। भट्ट लोलट है, भट्ट नायक हैं, वामन है, या फिर भामह हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों अनीता सिंह जी, हिना जी, नागौरी बैल जी, ठीक है, प्रियंका, अजय जी, कृष्णा जी, भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन माना जाए, बिल्कुल सही आंसर आ गया आप लोगों का कि सर यहां पर ए लगा दो। भट्ट लोलट जो हैं ये भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं, ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, भरत मुनि। रस संप्रदाय, इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी, 8 मानी, ठीक है। इन्होंने अलंकार की संख्या कितनी मानी, 4 मानी, ठीक है, 8 और 4। और आपको एक चीज और याद रख लेनी है कि जो आचार्य भरत मुनि हैं, ठीक है, ये किस रस को नहीं मानते, शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना, ठीक है। कुल मिला के रसों की संख्या कितनी है, 9 है। 2 रस और मिल जाते हैं इसमें, भक्ति रस और एक वात्सल्य रस, ठीक है। तो कुल मिला के 11 हो जाते हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो आपको 9 ही लगाना है, ठीक है। 9 रसों के स्थायी भाव भी आपको लगाना है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। ऐतिहासिक नाटक पूछा गया प्रसाद जी का, सज्जन, राजश्री, विशाख या फिर कामना। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, ये क्वेश्चन है। लाइक करो जल्दी से, शेयर कर दो अपने मित्रों तक। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपको चयन करना है। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। और आपका उत्तर है कि प्रथम ऐतिहासिक पूछा है, तो ऐतिहासिक तो जो है वो कौन है, राजश्री, राजश्री है। और 1915 इसका क्या है, 1915 दोस्तों इसका रचना काल माना जाता है। सज्जन इनका प्रथम नाटक माना जाता है, सज्जन 1910 का ये रचना काल है सज्जन का। राजश्री इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। तो इन चीजों को अपन को याद कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है कि प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, तो राजश्री तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इश्क लता के रचनाकार कौन है, इश्क लता बताना है, इश्क लता के रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है, जल्दी से बताएं और एक बार जल्दी से शेयर भी करना है। इश्क लता के रचनाकार कौन है, लाइक करिए,
शेयर करिए, बढ़िया ट्रिक से भी आप लोग पढ़िए दोस्तों। इश्कलता ये किसकी रचना है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। बोधा की है, घनानंद की है, केशवदास की है, या फिर बिहारी जी की है? किसकी है? तो ये तो आपको पता ही है, सभी लोगों को पता है कि सर इश्कलता रचना घनानंद की है, और इश्कनामा जो रचना है, इश्कनामा ये बोधा की है। ठीक है, बोधा का पूरा नाम क्या था? बुद्धिसेन नाम था। ठीक है, इश्कलता किसकी रचना है? घनानंद की है। बोधा की एक रचना और बताएं तो ब्रहवारीस है, ब्रहवारीस। ठीक है, ये भी अपन को पता चल गया। केशवदास की बात करें तो 1555 में इनका जन्म हुआ था, केशवदास का। बिहारी की बात करें तो इनका जन्म आपको ही बताना, बिहारी का कब हुआ था, जल्दी बताओ। इन्होंने बिहारी सस्सई नाम से एक रचना लिखी थी बिहारी जी ने। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर क्वेश्चन आता है कि युगवाणी की रचनाकार कौन है? युगवाणी ये किसकी रचना है? आपको कमेंट में लिखना है। और दोस्तों, जितने भी हमारे साथी हैं, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो सभी साथी। और जिनको भी दोस्तों पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ परचेस करना है, तो पीडीएफ आपके लिए कितने की है? पीडीएफ आपके लिए है मात्र दोस्तों 2200 की। पीडीएफ नोट्स 2200 के हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आप परचेस करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। और आपको संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेना है तो आज बस आपके लिए 1200 में 12 महीने, आज बस, जिसमें लाइव क्लास है, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, हर रविवार को टेस्ट। ठीक है, और जिसमें डाउट्स वाली क्लास है, ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते, सारी चीजें इस 1200 वाले कोर्स में मिलती है। और वैलिडिटी भी 12 महीने की मिल जाती है। ठीक है, तो युगवाणी के रचनाकार आपने बताया कि सर सुमित्रानंदन पंत हैं। ठीक है, युगवाणी, युगांत, ठीक है, युगांत, ग्राम्या भी इनकी दोस्तों, ग्राम्या इनकी प्रगतिवादी रचना है। ग्राम्या और युगवाणी इनकी क्या है? प्रगतिवादी रचना है। सुमित्रानंदन पंत को प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1900 में इनका जन्म हुआ था। कोसानी अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। किसका? सुमित्रानंद को प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। ठीक है, नंद दुलारी वाजपेयी ने इनको क्या माना है? छायावाद का प्रवर्तक माना नंद दुलारी वाजपेयी ने। इनकी एक रचना है पल्लव, जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव का रचना काल आता है तो 1928 पल्लव का रचना काल है। ठीक है, तो पंत के बारे में इतनी चीजें आपको याद रख लेना, जिनकी रचना है युगवाणी। ठीक है, अब यहां पर कुछ रचनाएं दी गई हैं दोस्तों। युगवाणी के अलावा यहां पर रचनाएं दी गई हैं। युगधार किसकी रचना है? तो युगधार सोहनलाल द्विवेदी की। ठीक है, युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन की। ठीक है, युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। युग चरण किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, युगवाणी किसकी रचना है? युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की। और युगांत किसकी रचना है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की है। तो ये पूरी रचना है। अब आपसे पूछा जाएगा युगधार और युगधारा। युगधारा नागार्जुन। ठीक है, युग की धारा में नांग और अर्जुन बह गए। युगधार सोहनलाल द्विवेदी। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। मैं युगधार पूछता हूं, आप युगधारा लगा देते हो। मैंने पूछा युगधार किसकी रचना है, आप लगा देते हो सोहनलाल द्विवेदी की। मैंने पूछा युगधारा किसकी रचना है, तो युगधारा है नागार्जुन की। ठीक है, युग की गंगा के रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, फिर युग चरण की रचनाकार कौन है? तो युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी। और युगवाणी सुमित्रानंदन पंत। और युगांत सुमित्रानंदन पंत। आपको पता है कि पंत जी ने युगांत से आपको याद करना है कि युगांत नामक रचना से दोस्तों छायावाद का अंत और प्रगतिवाद की शुरुआत इन्होंने की थी। समय के पांव रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? समय के पांव, जल्दी से आपको बताना है। अरुण कुमार जी बताइए। सरबजोत जी, आपको चयन करना है, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करना है। समय के पांव रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता या फिर राम वृक्ष बैनीपुरी। लाइक कर देना है, अपने वीडियो को शेयर भी कर देना है दोस्तों। समय के पांव रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर आपका यहां पर क्या हो जाएगा बताओ। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। अब इससे अच्छा ऑफर कभी नहीं आएगा आपके लिए। तो अभी आपके लिए मौका है, रात्रि 12 बजे तक आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 1200 में 12 महीने ये ऑफर है।
सिर्फ आज के लिए रात्रि 12 बजे तक है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी के लिए एक ऑफर दिया गया। समय के पांव ये रचना किसकी है? तो आपका उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी नहीं होगा। समय के पांव नहीं, ये समय देवता, साहित्य देवता पूछा जाता है। समय के पांव पूछा गया तो समय के पांव यहां पर दोस्तों समय के पांव रेखा चित्र है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। ठीक है, ये समय देवता है इनकी रचना। ठीक है, ये समय देवता है, समय देवता नरेश मेहता की है। और साहित्य देवता पूछे तो साहित्य देवता दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, तो यहां पर आपका माखनलाल चतुर्वेदी ही सही होगा। समय के पांव रेखा चित्र है, ये माखनलाल चतुर्वेदी का 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके लिए स्पष्ट कर दिया गया। देखो, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, ये निबंध है इनका। समय देवता ये काव्य है, ये नरेश मेहता। और समय के पांव ये रेखा चित्र है, ये माखनलाल चतुर्वेदी। यहां पर स्पष्ट कर दिया गया ताकि आपका कंफ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए। देखो यहां पर अच्छे से देख लो एक बार, सभी लोग देख लो। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, समय देवता ये काव्य रचना है और ये किसकी है? नरेश मेहता की है समय देवता। और समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, ये भी अपन को याद करना। समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी, समय देवता नरेश मेहता, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, आपका क्वेश्चन आएगा साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? साहित्य देवता, और साहित्य देवता ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, समय देवता नरेश मेहता, समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी। भूलना है नहीं, अब ये कई बार पूछा जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कवि कुल कल्पतरु इसके रचनाकार कौन है? बताओ, कवि कुल कल्पतरु इसके रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, बताएं, जल्दी जल्दी से बताएं। और जिनको भी एडमिशन लेना है, शोभा पांडे जी, कल्पना वर्मा जी, जिनको भी एडमिशन लेना है, अच्छा मौका है, ऐप डाउनलोड करो, बढ़िया तरीके से आप लोग दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कवि कुल कल्पतरु की रचना किसकी है? इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपके लिए बताना है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवि कुल कल्पतरु। ठीक है, ये बताओ। और कवि को कुल की चिंता, ठीक है, तो कवि को कुल की चिंता, तो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, ये चिंतामणि बी नंबर आपका सही हो जाएगा, चिंतामणि। ठीक है, और कवि कुल कंठाभरण एक रचना पूछी जाती है, कवि कुल कंठाभरण। ठीक है, ये कंठाभरण पूछी जाती है, कवि कुल कंठाभरण। और कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार कौन है? दूल्हे कवि हैं। ठीक है, कवि कुल कंठाभरण दूल्हे कवि की रचना है, कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि की रचना है। तो दोनों में आपको अंतर समझना है। ये कवि कुल कल्पतरु, कवि को कुल की चिंता तो चिंतामणि, कवि कुल कंठाभरण तो कंठाभरण दूल्हे कवि की रचना है। इसको भी अपन को याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सुजान चरित्र के रचनाकार कौन है? सुजान चरित्र के रचनाकार बताना है, बताइए। लाइक करिए सभी साथी, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाइए। सेल्फ स्टडी क्लासेस पर बहुत सारी क्लासें आपके लिए दोस्तों उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, सुजान चरित्र के रचनाकार कौन है, ये बताइए, जल्दी से बताओ, कौन है सुजान चरित्र के रचनाकार, बताएं। और यहां पर आपने बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर सूदन कवि हैं, सुजान चरित्र के रचनाकार हैं सूदन, यानी कि आपका यहां पर बी नंबर सही है, सुजान चरित्र। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको याद रख लेना है दोस्तों कि सुजान चरित्र और सुजान सागर के रचनाकार कौन है? सुजान सागर रचना एक किसकी है? घनानंद की। ठीक है, किसकी रचना है सुजान सागर? घनानंद की। और सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद आपको बताना है, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान सागर घनानंद की, सुजान चरित्र सूदन कवि की, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? बताओ।
कौन बता रहा है? प्रेम सिंह जी बताइए। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो आपको चयन करना है। तरणवीर जी, सुजान विनोद ये किसकी रचना है? देखते हैं कौन कौन बता पा रहा है, कौन कौन सही उत्तर यहां पर टिक लगा पा रहा है। और सुजान विनोद के रचनाकार कौन है बताओ। और बहुत अच्छा आंसर बताया है कुमकुम जी ने, और अनु जी ने बिल्कुल सही बताया है। तनु संजय पाठक जी ने वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आया कि सर सुजान को विनोद देव तो देव कवि की रचना है। और देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त था। इटावा में इनका जन्म हुआ था देव का। और ये देव जो हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं देव, ठीक है। और सुजान विनोद देव की रचना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर लगाया आप लोगों ने। अब यहां पर देखो, सुजान विलास ये सोमनाथ की रचना है। सुजान विलास, सुजान सागर घनानंद की रचना है। सुजान विनोद देव की रचना है। सुजान रसखान की रचना है। और सुजान चरित ये सूदन की रचना है। अब देखो सुजान से इतनी सारी रचनाएं हैं जो आपको याद रख लेना। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए सुजान विलास के रचनाकार कौन है? क्या बताओगे? सुजान विलास के सोमनाथ। सुजान विलास के रचनाकार कौन है? सोमनाथ। सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर ये घनानंद की रचना है। सुजान सागर किसकी रचना? घनानंद की। सुजान विनोद किसी की रचना है? तो ये सुजान विनोद देव कवि की रचना है। सुजान विनोद देव कवि की रचना है। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? रसखान, ठीक है। सुजान चरित किसकी रचना है? तो ये सूदन कवि की रचना है। ये पूरी की पूरी रचनाएं आपके सामने है, क्योंकि ये रचनाएं पूछी जाती हैं। अगर आपसे कभी सुजान विनोद पूछ लिया जाए तो आप यहाँ अटक जाते हैं, ठीक है। ये देव कवि की रचना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद यहां पर आते हैं छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, छई रोमांस का कवि बताइए। जल्दी से यहां पर छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को, रामेश्वर शुक्ल अंचल को, सुमित्रानंदन पंत या फिर श्रीधर पाठक को? छई रोमांस का कवि आपको चयन करना है, किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया, छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लाइक करना है और दोस्तों शेयर भी करना है। छई रोमांस का कवि आपसे पूछा गया है, तो यहां पर एक तो पूछा जाता है कि प्रेम और रोमांस का कवि, प्रेम और रोमांस का कवि, ठीक है। तो प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है किसको? रामेश्वर शुक्ल अंचल को। और यहाँ पर छई रोमांस का कवि पूछा गया, तो छई रोमांस का कवि कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को। छई रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन, प्रेम और रोमांस का कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल, ठीक है। तो यहाँ पर छई रोमांस के कवि में आपको ये नंबर टिक लगाना है। हरिवंश राय बच्चन की आपको याद करना है कि हरिवंश राय बच्चन की अगर बात आए तो 1907 में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाओं में मधुबाला है ना, मधुशाला, मधु कलश, ये 3 रचना याद रख लेना है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी आत्मकथा जो कि 4 भागों में प्रकाशित थी। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी? हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है, ये भी याद रख लेना है। और दोस्तों इनकी एक रचना और है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। उसके बाद रामेश्वर शुक्ल अंचल की बात करें तो इन्हें प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है, ठीक है। किसको? रामेश्वर शुक्ल अंचल को, है ना। और यहाँ हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, ठीक है। और रामेश्वर शुक्ल अंचल मासलवाद के प्रवर्तक हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल मासलवाद के आपसे क्वेश्चन आएगा कि मासलवाद के प्रवर्तक कौन है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कामायनी एक पुनर्विचार, आलोचना के रचनाकार कौन है? कामायनी एक पुनर्विचार, राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, मुक्तिबोध या फिर जैनेन्द्र कुमार। कामायनी एक पुनर्विचार, इस आलोचना के रचनाकार आपको चयन करना है। तो जल्दी से बताइए क्या है, जल्दी बताओ, लाइक करना है। और कामायनी एक रचना अपन ने पढ़ी थी। कामायनी एक महाकाव्य पढ़ा था 15 सर्गों का,
किसका? छायावाद के आधार स्तंभ, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का अपन ने पढ़ा था, है ना। लेकिन यहाँ पर कामायनी एक पुनर्विचार पूछा गया है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये आलोचना कृति है और इसके रचनाकार आपसे पूछा गया तो ये मुक्तिबोध की, दोस्तों मुक्तिबोध की रचना है कामायनी एक पुनर्विचार। मैंने आपको याद भी करवाया था। और कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताना कि पुनर्मूल्यांकन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध, इनको याद कर लेना। ये दोनों रचनाएं पूछी जाती है, आप कंफ्यूज नहीं होना। ये कामायनी एक पुनर्विचार तो पूछी जाती है मुक्तिबोध की, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन अगर पूछा जाए तो आप रामस्वरूप चतुर्वेदी लगा देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है नए पत्ते एक किसकी रचना है। नए पत्ते किसकी रचना है, जल्दी से बताएं। और सभी साथी लाइक जरूर कर दें, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है, अच्छा मौका है, रात्रि 12 बजे तक 1200 में 12 महीने, ये ऑफर अब इसके बाद कभी नहीं आएगा, ठीक है। आपके लिए कोर्स का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है 1200 में 12 महीने के लिए। जिनको भी उचित समझे, जो भी दोस्तों जिनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, टेस्ट लगा करके पढ़ना, अपना आकलन करते हुए पढ़ना है, तो वो अध्ययन कर सकते हैं। नए पत्ते किसकी रचना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नए पत्ते, और नए पत्ते निराले होते, बोले सर नए पत्ते निराले होते हैं, तो ये रचना भी किसकी होगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जिनका जन्म हुआ था 1897। कई विद्वान इनका 99 मानते हैं। कहां पर हुआ था? महिषादल मेदिनीपुर में, महिषादल मेदिनीपुर में हुआ था, ठीक है। किनका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। छायावाद के आधार स्तंभों में माने जाती है। इनकी एक रचना है जूही की कली, जूही की कली 1916 की रचना मानी जाती है, जूही की कली, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है नए पत्ते, इनको अपन को याद कर लेना है दोस्तों, ठीक है। सभी लोग लाइक जरूर करें, शेयर करना है। और ये 1500 में 12 महीने का जो कोर्स है, आज बस 1200 में 12 महीने का कोर्स आपके लिए, ठीक है। केबीएस, एलटी ग्रेड, टीजेटी, डीएसएसबी वाले साथी, पंजाब मास्टर कैडर वाले, टीजीटी पीजीटी वाले, जो भी हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते वो सभी साथी एडमिशन लें। और बहुत अच्छे ऑफर के साथ दोस्तों इसमें इस सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके, है ना, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स न्यू पैटर्न पर आधारित इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। रात्रि 10 बजे एग्जाम पार में एक क्लास होती है, उसको भी आप लोग अटेंड करें हिंदी की, ठीक है। और जुड़े रहें अध्ययन से, अध्ययन करते रहें, मस्ती से पढ़ते रहें। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार का हिस्सा सभी साथी बने, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लें और जो दोस्तों आगे जुड़ते रहें, अपने साथियों को जोड़ते रहें, ठीक है। प्रमिला जी, जाहिद अली, कुमकुम यादव जी, ममता, रीता कांत जी, अभी जी, उदय जी, भावना, मधु जी, रेखा विश्वास मली, संजय पाठक जी, कमलजीत, बीनू जी, रुद्र जी, जसवंत जी, तनु, अर्शदीप जी, रिंकू राय जी, उमा वर्मा जी, कॉमेडी गुरु, मधु, अनीता जी, अनुका जी, विश्वास जी, जॉनी जी, अभी जी, मायाराम जी, तरणवीर जी, रेखा जी, प्रियंका जी, शर्मा, सभी को धन्यवाद, ठीक है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।